Good morning, everyone. Myself, Dr. Rashmi Goyal, visiting faculty in School of Open Learning, University of Delhi. This is class for students of BCom program semester A. First semester, the subject is financial accounting. In last class, we have completed our last topic, depreciation. Today, we are going to start with the new topic, hire purchase system, accounting for hire purchase and installment system. तो हायर परचेज सिस्टम इसका बेसिक जो है एक बार आपको मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. हायर परचेज सिस्टम होता क्या है? तो हायर परचेज सिस्टम जैसे हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, इन जनरल. तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि वो कैश पेमेंट पूरी नहीं कर सकते, कि लाइक कोई बिजनेस ही है, बिजनेस ग्रुप है, तो वहां पर उनको मशीनरीज चाहिए, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो उनको ट्रक चाहिए होते हैं. तो वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट दे रिक्वायर, ठीक है, मल्टीपल एसेट्स उनको चाहिए होते हैं. तो कई बार उनके पास इतनी कैश अवेलेबल नहीं होता कि वो पूरे की पूरी पेमेंट कैश में कर पाए. कि सपोज गुड्स जो है 1 लाख का उनका गुड्स बैठ रहा है या 2 लाख का बैठ रहा है, तो 2 लाख अवेलेबल उनके पास नहीं है, या वो नहीं पूरी पेमेंट कैश में करना चाहते. तो उस केस में उनके पास दो ऑप्शन होते हैं. एक ऑप्शन होता है उनके पास इंस्टॉलमेंट सिस्टम, और एक होता है उनके पास हायर परचेज सिस्टम. ठीक है, दीज टू टाइप्स ऑफ सिस्टम आर देयर. कि अगर किसी के पास कैश अवेलेबल पूरा नहीं है, वो कैश में पेमेंट पूरी नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में वो या तो हायर परचेज सिस्टम के अंदर जा सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर जा सकते हैं. ठीक है, तो इसमें होता क्या है, पहले बात करेंगे हायर परचेज सिस्टम की. हायर परचेज सिस्टम में उनको जो है कुछ पहले डाउन पेमेंट करना पड़ता है. द टर्म वी यूज इज डाउन पेमेंट. डाउन पेमेंट क्या होता है कि जब एसेट खरीदते हैं उसी टाइम कुछ कैश पे कर देना. कि सपोज उन्होंने 2 लाख का कोई एसेट खरीदा, और उसी टाइम पे अगर वो सपोज 25-30 हजार रुपए या 50 हजार रुपए अगर वो, ऑलराइट, आई एम नॉट राइटिंग मच ऑन बोर्ड. फर्स्ट आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. ओके, आई एम शोइंग यू द PDF जहां से मैं पढ़ा रही हूँ. यहाँ से बेसिकली मैं पहले इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. आई एम इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक. फाइन, दिस इज हायर परचेज सिस्टम. तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले डाउन पेमेंट वो कर देता है. तो डाउन पेमेंट उसी टाइम होती है जिस डेट पर एसेट खरीदा जाता है, उसी डेट पर कुछ कैश पेमेंट कर दी जाती है, तो उसको हम डाउन पेमेंट बोलते हैं. और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट उनका होता है उसकी वो इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं. ठीक है, तो वो इंस्टॉलमेंट उनकी पीरियोडिक बेसिस पर होती हैं, जो मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती हैं, एनुअल हो सकती हैं, या 6 मंथली हो सकती हैं. तो इट डिपेंड्स. तो वो वहां पर अपनी पीरियोडिक पेमेंट बना देते हैं, जो उनको जो रिमेनिंग अमाउंट है इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है. तो ये सबको पता है कि अगर कोई कैश में गुड्स खरीदते हैं तो हमें सस्ता पड़ता है. अगर हम उसकी इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाता है. ठीक है, तो अगर हम कैश में गुड्स खरीदते हैं तो वो जो प्राइस हमारा होता है दैट इज नोन एज कैश प्राइस. और अगर हम इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं उसकी, तो दैट प्राइस इज नोन एज हायर परचेज प्राइस. रिमेंबर दीज टर्म्स, कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस. हायर परचेज प्राइस कब होता है? जब हम इंस्टॉलमेंट में उसको पे करते हैं. तो उस केस में जो हमारा हायर परचेज प्राइस होता है, दिस इज हायर देन द कैश प्राइस बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट. तो हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट. उस कैश प्राइस के ऊपर जब हम कुछ इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हैं तो वो हमारा हायर परचेज प्राइस बन जाता है. ठीक है, तो इसके बेसिक फीचर्स क्या है? हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि जब डाउन पेमेंट हो जाती है तो गुड्स की डिलीवरी तो साथ साथ वो कर देता है सेलर, बट वहां पर जो टाइटल ऑफ द गुड्स है, टाइटल मतलब ओनरशिप, तो वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है. सिर्फ गुड्स की डिलीवरी तो हो जाती है, बट ओनरशिप कब ट्रांसफर की जाती है? जब वो अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है. जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा, जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है. फाइन, तो वो जो पेमेंट की जाती है जब तक, दैट इज नोन एज वो की लाइक दे आर पेइंग द रेंट, कि दे आर यूजिंग द एसेट फॉर विच दे आर पेइंग द हायर प्राइस फॉर दैट.
तो अगर इन केस अगर वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता है, बायर ने जो इंस्टॉलमेंट बनवाई थी उसने कुछ पेमेंट कर दी, लाइक 3 इंस्टॉलमेंट बनी थी, आउट ऑफ 3 ही हैज पेड 2 इंस्टॉलमेंट बट 1 इंस्टॉलमेंट इज स्टिल रिमेनिंग, एक इंस्टॉलमेंट बाकी है जो वो पे नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ कैश क्राइसिस और एनीथिंग एल्स, कोई भी रीजन हो सकता है कि वो लास्ट पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया। उस केस में सेलर के पास ये राइट होता है कि वो अपने गुड्स को रिपोजेस कर सकता है। रिपोजेस कर सकता है मतलब उससे वापस ले सकता है, और जो उसने अभी तक कैश रिसीव किया था बायर से वो भी उसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, दिस इज द रूल इन हायर परचेज सिस्टम कि अगर वहां पर कोई भी डिफॉल्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट होता है उस केस में सेलर के पास राइट होता है कि वो उस गुड्स को रिपोजेस कर सकता है और इन रिटर्न उसको कोई भी उसका अमाउंट रीपे नहीं करना होता। एम आई क्लियर? तो वो उसका जो उसने अभी तक एसेट यूज किया तो उसका बेसिकली किराया समझकर जो है वो उसको सारी जो भी पेमेंट आई थी उसको रख लेता है। हायर परचेजर जो होता है उसके पास भी ये राइट होता है कि अगर उसको लगता है बीच में कि नहीं मुझे एसेट नहीं चाहिए तो वो इन बिटवीन भी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। ठीक है, दिस इज हायर परचेज सिस्टम। सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में भी यही होता है कि कोई पेमेंट नहीं कर पा रहा तो इंस्टॉलमेंट बनवा दी जाती है, जैसे जो नॉर्मल हमारा होता है कि लाइक फोन भी हम इंस्टॉलमेंट पे मिलता है, कि हम टीवी फ्रिज हम कुछ भी जो है इंस्टॉलमेंट बेसिस पर हम खरीद लेते हैं, कि लाइक जो थोड़े से लोअर क्लास पीपल होते हैं एक साथ इतना पैसा नहीं देना चाहते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं, धीरे धीरे पे करते रहते हैं। तो हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? पहला मेन डिफरेंस, हायर परचेज में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। बट इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है, जैसे ही कोई एसेट खरीदता है उसी टाइम ओनरशिप जो है ट्रांसफर हो जाती है। हालांकि उसमें इंस्टॉलमेंट उसको पे करनी है बट ओनरशिप जो है परचेजर को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो हायर परचेज सिस्टम में सेलर के पास गुड्स रिपोजेस करने का ऑप्शन होता है, ही कैन रिपोजेस द गुड। बट इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो वहां पर गुड्स रिपोजेस नहीं हो सकता। उस केस में जो है सेलर के पास ऑप्शन होता है कि जो अगर वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा है बायर तो उस केस में ही कैन स्यू दी बायर, वो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, कोर्ट जा सकता है, वहां से वो उसको पैसा क्लेम कर सकता है बट वो उससे गुड्स वापस नहीं ले सकता। हायर परचेज में हमने बोला कि वो गुड्स वापस ले लेता है जब तक वो उसकी पेमेंट कंप्लीट नहीं होती, बट इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ही कैन नॉट रिपोजेस दी गुड। तो आपको इसमें थियोरी क्या इंपॉर्टेंट है? थियोरी इसमें आपको ये डिफरेंस आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो ये जो है यहाँ पर आपको पूरा एक टैबुलर फॉर्म में ये डिफरेंस दिया हुआ है, ऑन द बेसिस आर आल्सो गिवन, सो दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट गिवन टू यू। ठीक है, सो 3 से 5 नंबर का ये थियरी क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है इसके अंदर, डिफरेंशिएट बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। सो एवरीथिंग इज गिवन कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होती है, पोजीशन ऑफ बायर क्या होती है, दिस एवरीथिंग इज गिवन टू यू, सो यू हैव टू लर्न इट फ्रॉम हियर, the difference between these two. I hope basic meaning जो है सबको समझ में आ गया। कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर इज नाउ नॉट इन योर कोर्स। अब आपका कोर्स चेंज हो चुका है, सो प्लीज जो आपका नया कोर्स स्ट्रक्चर है उसको अपने पास रखिए। कंसाइनमेंट अब कोर्स में है ही नहीं। टॉपिक आई एम रिपीटिंग, please note down. Those who have no idea about the topics, please note down. Final accounts, NPO, inventory, depreciation, hire purchase, branch accounting, dissolution, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ये सारे आपको वो टॉपिक बताए हैं जिसमें आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें इस सब में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आपकी थियोरी बची है। थियोरी में आपके इनिशियल 7 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। शुरू के 7 चैप्टर आपके सारी थियोरी है, बाकी आपके चैप्टर्स के बीच में से थियोरी आती है, और एक लीज अकाउंटिंग, ये आपका थियोरी है। उसमें से आपको यूजुअली थियोरी ही आएगा, उसमें से आपसे कोई प्रैक्टिकल नहीं पूछेंगे एज पर करंट गाइडलाइंस। तो अब इसमें जो आपका सबसे पहली आपकी इंपॉर्टेंट चीज होती है, हायर परचेज का मीनिंग आई होप सबको समझ में आ गया होगा। डाउन पेमेंट क्या होता है? डाउन पेमेंट होती है कि जब कोई पूरी कैश एक साथ पे नहीं करता है, हायर परचेज सिस्टम ऑप्ट करता है, तो उसमें कुछ कैश, जैसे वो होता है ना कि डील साइन होती है तो थोड़ा सा पेमेंट साथ साथ करना होता है, बाकी की इंस्टॉलमेंट बनवा देते हैं।
तो जो भी एसेट होता है, सपोज उसका 10% या उसका 10% या 20% जो है वो साथ साथ देना होता है, बाकी अमाउंट की इंस्टॉलमेंट बन जाती है, तो उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। जो कैश इमीडिएटली पे किया जाता है दैट इज नोन एज डाउन पेमेंट, और बाकी रिमेनिंग टॉपिक जो आपके आ रहे हैं मैंने सब बता दिया। बाकी मैंने आपको बोला फर्स्ट सेवन चैप्टर्स थियरी चैप्टर्स है। लीज अकाउंटिंग आपका थियरी है, थियरी क्वेश्चन में से आएगा, बाकी चैप्टर्स के बीच की थियरी तो आपकी है ही। सो फॉर थियरी टॉपिक्स प्लीज रेफर 10 ईयर, यू विल गेट आइडिया फ्रॉम देयर। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इट। इसमें अब आपको जो सबसे पहले आपको जो आना चाहिए वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हमने बोला कि यहाँ पर हायर परचेज प्राइस जो होता है, हायर परचेज प्राइस इज हायर देन कैश प्राइस। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड होती है। क्योंकि अगर आप एसेट खरीद रहे हो, उसकी इमीडिएटली पेमेंट ना करके 1 साल में 2 साल में उसकी पेमेंट करोगे, तो उसके ऊपर कुछ तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उसमें कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हमें ये आना चाहिए। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। 4 तरीके की इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है यहाँ पर। ठीक है, आई एम स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन, आई विल डू इट ऑन बोर्ड। अब पिन कर लेना, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन हायर परचेज सिस्टम। There are 4 cases. Interest calculation. So there are 4 methods of calculating interest. So it depends on what information is given to us. हमें interest calculation करनी होती है, तो हमें इस 4 तरीके के मेथड, 4 मेथड होते हैं जिसके बेसिस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इंफॉर्मेशन गिवन क्या है, उस बेसिस पर वी डिसाइड कि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कौन सा मेथड लेना है। ठीक है, तो द फर्स्ट मेथड इज, इसमें आपको गिवन क्या होगा, व्हेन कैश प्राइस इज गिवन, सेकेंडली डाउन पेमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट अमाउंट, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट मेथड इज, अगर आपको ये 4 चीजें क्वेश्चन में दी हुई है, आपको एसेट का कैश प्राइस दिया हुआ है, उसकी डाउन पेमेंट दी है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आई एम टेकिंग इट विद एन एग्जांपल। सपोज कैश प्राइस इज 3 लाख। In a simple question, suppose cash price is 3 lakh, down payment is 1 lakh, installment amount 80,000 each, और total number of installment हमें दी हुई है 3, ठीक है, और rate of interest हमें दिया हुआ है 10% पर annum। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक एसेट खरीदा है, उस एसेट का कैश प्राइस 3 लाख है, तो उसके लिए उसने डाउन पेमेंट की है 1 लाख, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट था उसका उसने इंस्टॉलमेंट बनवा ली, 3 इंस्टॉलमेंट बनवाई है, 80,000 एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, तो 80,000 की उसको 3 इंस्टॉलमेंट पे करनी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज कर रहे हैं? 10%। तो अब हमें इंटरेस्ट निकाल के बताना है कि इंटरेस्ट कितना है इसके अंदर। So how do we start? इसमें सबसे पहले we will start with cash price. Cash price 3 लाख है, जो इनिशियल उसका वैल्यू है, इसमें से माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट। क्यों? क्योंकि डाउन पेमेंट तो जैसे ही हमने एसेट खरीदा, डाउन पेमेंट तो साथ साथ पे हो गई। जो रिमेनिंग अमाउंट है उसकी इंस्टॉलमेंट बनवाई जाती है। ठीक है, डाउन पेमेंट तो साथ साथ हमारी पे हो गई, तो जो बचा हुआ अमाउंट है इंटरेस्ट उसके ऊपर लगेगा कि जितना आपको अब बच गया। सपोज उसने 3 लाख इसका कैश प्राइस था, 1 लाख तो उसने साथ साथ पे कर दिया, तो जो बचा हुआ 2 लाख है उसके ऊपर इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको धीरे धीरे आगे पे करेगा। एनुअल इंस्टॉलमेंट है, साल में एक बार एक पेमेंट करेगा इंस्टॉलमेंट की, तो इतने टाइम के लिए वो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज चार्ज ऑन दी बैलेंस अमाउंट, बैलेंस कैश प्राइस जो होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो इसमें अब हमारा आ जाएगा
इंटरेस्ट ऐड करेंगे, डाउन पेमेंट 1 लाख माइनस कर दिया, अमाउंट हो गया, तो बचा हुआ अमाउंट है 2 लाख। अब इसके ऊपर साल के आखिर में इंटरेस्ट चार्ज करेगा। पहले इंटरेस्ट रेट है 10%, तो 2 लाख का 10% हुआ 20,000। तो अब उसको टोटल उसका जो बैलेंस पे करना है वो 2,20,000 पे करना है। यहाँ पर उसने पे कर दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 80,000, तो अमाउंट कितना बच गया 1,40,000। फिर ईयर एंड आया, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया 10% इंटरेस्ट 14,000, तो नेट अमाउंट बचा 1,54,000 जो उसको पे करना है। फिर उसने पे कर दी सेकेंड इंस्टॉलमेंट 80,000 की, अमाउंट बच गया 74,000। ठीक है, फिर यहाँ पर अब क्योंकि यहाँ पर आखिरी इंस्टॉलमेंट वो 80,000 की ही पे करेगा, अगर उसका इंटरेस्ट ज्यादा भी आता है तो पे नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होगा, जो लेफ्ट ओवर जो डिफरेंस है वो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। जैसे अब इसको पेमेंट करनी है 80,000, तो इनका डिफरेंस क्या आया 6,000, तो दिस इज द इंटरेस्ट फॉर द फाइनल ईयर। जो फाइनल ईयर है उसमें इंटरेस्ट हमेशा डिफरेंस अमाउंट होता है, डिफरेंस इन द बैलेंस अमाउंट एंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा इंटरेस्ट होता है इन दी लास्ट ईयर। इसमें माइनस कर देंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट, वो है 80,000 एंड बैलेंस शुड बी निल। तो इसमें इंटरेस्ट कितना आया 20,000, 14,000, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40,000। टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड इज 40,000। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता इंस्टॉलमेंट 3 ईयर की हो, इंस्टॉलमेंट आपको कई बार मंथली भी दी हुई होती है, हो सकता है 4 इंस्टॉलमेंट बनाई हो। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन ईच क्वेश्चन, इट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि कितनी इंस्टॉलमेंट है। इस क्वेश्चन में हमें बताया था कि 3 इंस्टॉलमेंट है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर दिया हुआ आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट और कितना अमाउंट एक इंस्टॉलमेंट में पे किया जा रहा है। तो अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको इस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट 20,000, 14,000 और 6,000, ये आपका इंटरेस्ट यहाँ पर निकल के आया। I hope this is clear. You all have noted down this. Please note it side by side, then I'll rub it. ठीक है, then I'll move on to method 2. This is case 1. ये फर्स्ट केस है, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो क्या करना है। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग केस 2. I am rubbing it. I hope you all have done with this. Now case 2 is, अब आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन होगी केस 2 में, कैश प्राइस would be given. Second, down payment will be given. Installment amount, rate of interest. अब केस 1 और केस 2 में डिफरेंस क्या है। केस 1 में जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट था उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड था, जो हम यहाँ 80,000 पे कर रहे थे, 80,000 इन द इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इस 80,000 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड था। बट इसमें क्या है, it's not confusing, try to understand it. You need to understand how do we calculate interest. जो आप इंस्टॉलमेंट, जैसे हमने बोला कि हम 80,000 की 3 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो अब हमें ये देखना है उस 80,000 में हम कितना कैश प्राइस पे कर रहे हैं और कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्योंकि हमने 80,000 की इंस्टॉलमेंट तो बनवा ली, पर हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो वो निकालने के लिए हमने ये मेथड फॉलो किया। ठीक है, ये पता करने के लिए जो 80,000 की इंस्टॉलमेंट हम 3 पे कर रहे हैं, तो हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूडेड है। तो जैसे फर्स्ट यहाँ पर हमने निकाला कि जो हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की है उसमें कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है 20,000। ठीक है, तो मतलब 60,000 तो वो वैसे पे कर रहा है और 20,000 इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर रहा है 80,000 में। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 80,000 में 14,000 का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। थर्ड में 80,000 में 6,000 का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो दिस इज द पर्पस कि हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ये केस 1 था। केस 2 में क्या है कि यहाँ पर आपको जो
इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। अभी जो आपने मेथड पढ़ा था मेथड 1, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड था, 80,000 जो था उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। बट सेकेंड केस में क्या होगा, इंटरेस्ट में आप इंस्टॉलमेंट में बोला होगा टुगेदर विद इंटरेस्ट। अगर आपको ये 4 चीजें दी हुई हैं और इंस्टॉलमेंट में लिखा हुआ है टुगेदर विद इंटरेस्ट, मतलब कि इस इंस्टॉलमेंट अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसमें हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज यहाँ पर कैश प्राइस हमें दिया हुआ है 1 लाख, ठीक है। इन दिस केस सपोज कैश प्राइस इज 1 लाख, डाउन पेमेंट इज 10,000, इंस्टॉलमेंट 30,000 ईच टुगेदर विद इंटरेस्ट, ठीक है। या तो इन्होंने बोला होगा टुगेदर विद इंटरेस्ट या फिर प्लस इंटरेस्ट। अगर इस तरीके से बोल रहे हैं तो मतलब यहाँ पर अलग से इंक्लूड करना है। पिछले वाले में हमें ऐसा कुछ नहीं बोला था, उन्होंने सिर्फ बोला था 80,000 रुपए इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। बट यहाँ पर सेकेंड केस में आपको हमेशा इस तरीके से इंटरेस्ट के बारे में कोई ना कोई लाइन दी हुई होगी, ठीक है। तो इससे आपको ये समझना है दिस इज केस 2 और आपको इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, उसी तरीके से शुरू करेंगे। सबसे पहले लिया कैश प्राइस 1 लाख, इसमें माइनस कर दी डाउन पेमेंट 10,000, तो बैलेंस बच गया 90,000, ठीक है। तो जब ईयर एंड आएगा, ईयर एंड में पहले इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसका 10% आया 9,000, तो टोटल अमाउंट उसको पे करना था 99,000। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है, 30,000 ईच टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो 30,000 इज द बेसिक अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, अब वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो जो वो टोटल अमाउंट पे करेगा, जो आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिया हुआ है वो, और उसमें आप इंटरेस्ट अमाउंट ऐड कर दोगे, तो टोटल नीड टू पे इज 39,000, ठीक है। तो बैलेंस बच गया आपका 60,000। नेक्स्ट ईयर के लिए 60,000 डी हो गया। इसमें फिर हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 10,000, 10% सॉरी 10% इसका हुआ 6,000, तो टोटल ड्यू अमाउंट कितना है 66,000। द अमाउंट ही नीड टू पे 66, he will pay second installment। तो बेसिक अमाउंट है 30,000, उसमें इस बार का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने कैलकुलेट किया 6,000। तो नाउ हाउ मच ही विल पे, 30,000 प्लस 6,000 इज 36,000, तो बैलेंस बच गया 30,000। अब यहाँ पर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, इसका 10% आएगा 3,000, तो टोटल अमाउंट ड्यू 33,000। इसमें माइनस कर देंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट 30,000 प्लस इस बार का इंटरेस्ट 3,000, तो टोटल 33,000, बैलेंस हो गया ले। सो दिस इज केस 2। केस 1 में जो था आपका इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूडेड था, तो हमने पूरा सिर्फ जो हमें इंस्टॉलमेंट दी हुई थी एग्जैक्टली वो हम माइनस करते गए थे। बट यहाँ पर इन्होंने हमें बोला था टुगेदर विद इंटरेस्ट या फिर प्लस इंटरेस्ट। अगर आपको इस तरीके से दिया जाता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिया हुआ है उसमें आपको जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया उसको पहले ऐड करोगे, और वो जो टोटल अमाउंट आएगा दैट विल बी टेकन एज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड दैट विल बी डिडक्टेड। दोनों मेथड क्लियर। इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो आप अभी हम हायर परचेज के मेन क्वेश्चन पर नहीं आए, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो भी आप हायर परचेज सिस्टम का क्वेश्चन करोगे उन सब में इंटरेस्ट कैलकुलेशन जरूर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ईयर एंड पे हम हमेशा क्या करते हैं, इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं। वी ऑलवेज ड्यू इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है और फिर इंस्टॉलमेंट पे की जाती है। तो कितना इंटरेस्ट ड्यू करना है वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। So by these method we calculate the amount of interest. I hope you have noted down this. I should move on to case 3.
ऑल ऑफ यू हैव नोटेड इट डाउन। आपका नेटवर्क का इशू होगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट भी कुछ नहीं है, थर्ड इंस्टॉलमेंट में अमाउंट था आपका 30,000 ही था, ठीक है। 30,000 में इस बार का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया था 3,000, तो उसमें 3,000 ऐड कर दिया, टोटल हो गया 33। 30,000 प्लस 3,000, 33,000 दैट यू हैव डिडक्टेड, नेट बैलेंस निल। मेथड का काम है बेटा, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको वर्किंग नोट में ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। अभी आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन, देन आई विल शो यू कि वी नीड टू डू इट। Okay, now I am moving on to case 3. I am rubbing it. Okay. केस 3, उसमें आपको गिवन क्या होगा, आपको कैश प्राइस गिवन होगा, डाउन पेमेंट गिवन होगी और इंस्टॉलमेंट अमाउंट गिवन होगा। गिवन इज कैश प्राइस, cash price will be given, down payment will be given and installment amount. These three things will be given to you. Rate of interest will not be given. अभी तक हमें दोनों केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, बट अगर आपको क्वेश्चन में ये दो चीज दी हुई है, कैश प्राइस दिया हुआ है, डाउन पेमेंट दिया हुआ है और इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिया हुआ है, बट किसी भी फॉर्म में कर सकते हो बेटा आप, ठीक है, इट्स अप टू यू। हाँ, तो अगर आपको सिर्फ ये दिया हुआ है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, देन हाउ यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो उसके लिए एग्जांपल ले रही हूं मैं। कैश प्राइस आपको गिवन है 5 लाख, ठीक है, सपोज कैश प्राइस इज 5 लाख, डाउन पेमेंट इज 2 लाख and installment amount is 4 installment of 90,000 each. Suppose this information is given to you and you need to calculate the total interest, कि total interest हम यहाँ पर हर एक installment में कितना पे कर रहे हैं, जो 90,000 की installment पे कर रहे हैं, how much interest is included in this. So अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हमें पता था 10% इंटरेस्ट है, कैश प्राइस पे हम 10% कैलकुलेट करते जा रहे थे, तो हमारा इंटरेस्ट निकल रहा था। अब इस केस में क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा इंटरेस्ट कितना है, तो इसमें हम शुरू करते हैं उल्टा। अभी तक हम किससे शुरू कर रहे थे, कैश प्राइस से, ठीक है। यहाँ हम किससे शुरू करेंगे, हायर परचेज प्राइस। पहले हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे आएगा, हायर परचेज प्राइस इज डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर डाउन पेमेंट कितनी है, 2 लाख और टोटल इंस्टॉलमेंट 4 मल्टीप्लाई 90,000। एक इंस्टॉलमेंट 90,000 की है और यहाँ पर 4 इंस्टॉलमेंट है, तो ये कितना आएगा, 2 लाख प्लस 3,60,000, तो टोटल हो गया 5,60,000। तो यहाँ पर देखो कैश प्राइस कितना था, 5 लाख और हायर परचेज प्राइस कितना है, 5,60,000। तो हायर परचेज प्राइस इज हायर देन कैश प्राइस, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड। किस वजह से ज्यादा है ये, क्योंकि हायर परचेज प्राइस में इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर वो इन टोटल कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, टोटल इंटरेस्ट वो कितना पे कर रहा है, 5,60,000 माइनस 5 लाख, तो टोटल 60,000। हाउ मच इंटरेस्ट इन टोटल ही इज पेइंग, 60,000 का इंटरेस्ट पे कर रहा है, क्योंकि हायर परचेज प्राइस है 5,60,000 और कैश प्राइस है 5 लाख। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस हमारा इंटरेस्ट है, फाइन। थर्ड इंस्टॉलमेंट जब आप पे करोगे उसमें पिछले वाले पार्ट में, तब आप
इंस्टॉलमेंट में उस साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन की पहले वो ऐड करोगे ना, जो 30,000 की इंटरेस्ट, वो 30,000 का इंस्टॉलमेंट था और उस साल का इंटरेस्ट था 3,000, तो उन दोनों को टोटल किया तो 33,000, तो 33,000 ड्यू था, 33,000 पे कर दिया, बैलेंस ने। गॉट इट? नाउ कम टू दिस। तो अब हमें ये पता है टोटल इंटरेस्ट तो 60,000 पे कर रहे हैं, पर हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो हमें निकालना है। ठीक है, कि हर साल हमारा कितना इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, हर साल हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो हमें कैलकुलेशन करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लेंगे हायर परचेज प्राइस, वो है 5,60,000। ठीक है, वो हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। हायर परचेज प्राइस 5,60,000, इसमें से माइनस किया डाउन पेमेंट 2 लाख, तो ये बच गया 3,60,000। तो ये वो वाला अमाउंट है जिसपे इंटरेस्ट लगना शुरू हुआ, क्योंकि डाउन पेमेंट तो साथ साथ पे कर दी। ये अमाउंट जो था यहाँ पर हमारा इसमें से इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो अब सबसे पहले माइनस करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 90,000, तो ये बच गया 2,70,000। फिर माइनस की सेकेंड इंस्टॉलमेंट 90,000 की 1,80,000 बैलेंस। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट 90,000 माइनस किया तो ये बच गया 90,000, और फिर माइनस की फोर्थ इंस्टॉलमेंट 90,000, तो ये हो गया नील। ठीक है, यही पैटर्न होगा ना, 90,000 की 4 इंस्टॉलमेंट पे करके इस तरीके से आया। अब हम यहाँ पर जो लेते हैं, ये हम लेते हैं रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड कैसे लेंगे? 1 जो आपका बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट को हम इस तरीके से लेते हैं। हमेशा जो भी आपका बैलेंस अमाउंट आएगा, बैलेंस अमाउंट का आप रेशियो लोगे, तो रेशियो कितनी आएगी? 36:27:18:9। ये जो बैलेंस अमाउंट था उसका हमने रेशियो ले लिया 36:27:18:9। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 4:3:2:1। ठीक है, रेशियो तो सबको पता है। तो जो भी लेफ्ट ओवर अमाउंट था, जो भी बैलेंस हमारा अमाउंट आ रहा था, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये हमारा बैलेंस अमाउंट था, जिसके बाद हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट दिखा रहे थे, तो उसको हम रेशियो में लिख देंगे। तो वो हमारी आई 4:3:2:1। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट आएगा? इन सबका टोटल कितना हुआ? 10। ठीक है, टोटल ऑफ दीज 4 इज 10, सो हमारा आया 4/10 into 60,000. This is the amount of interest included in first installment. So this is 24,000. 3/10 into 60,000, 18,000. 2/10 into 60,000, 12,000. 1/10 into 60,000, 6,000. So this is the amount included in the 4th installment. तो अगर हमें rate of interest given नहीं होता है, in that case we use the ratio method. Lengthy, it is the simplest one, क्योंकि आपने क्या किया, सिर्फ हायर परचेज प्राइस निकाल के उसमें से सारा माइनस करके सिर्फ रेशियो निकाली है। ठीक है, तो रेशियो आपकी आने के बाद आपने यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर दिया। इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स, क्योंकि मैं समझा रही हूँ, मैं धीरे धीरे बता रही हूँ तो आपको लंबा लग रहा है, बट व्हेन यू विल डू इट बाय योरसेल्फ इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको करने में। You will do it by yourself. आप इसको दोबारा अपने आप करके देखना, you will not take more than 5 minutes. So this is the amount of interest included in each installment. This is the third method. ठीक है, so I hope ये सबने note down कर लिया. So I should start with a question. You can make in table form, beta. It's not a big deal. You can make in table form. It's up to you how you can do it. This is my method of doing. You can do it by yourself also, in which you feel convenient. Oh, all right. Yes, I hope you all have done with this. Should I rub it?
I should start with the question now. The question actually. We have calculated ratio because rate of interest is not given to us. अभी तक हमने क्या किया था पिछले दो मेथड में, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, बेसिक प्राइस पर, ठीक है। बेसिक प्राइस मतलब कैश प्राइस, कैश प्राइस तो हमारे पास था, बट उसके ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन ही नहीं था, हमें इंस्टॉलमेंट गिवन थी, तो उसमें हर एक इंस्टॉलमेंट में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ये तो हमें नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करना है कि जो हम 90 हजार की 4 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे कर रहे हैं इंटरेस्ट का, ये हमेशा सबको पता होना चाहिए। इनिशियली जितना सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट जो है रिड्यूस होता जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कैश प्राइस है, कैश प्राइस की हम पेमेंट करते जाएंगे, तो जितना कैश प्राइस की पेमेंट करते जाएंगे उतना हमारा इंटरेस्ट रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे वो कम होता रहता है। फोर्थ वाला आई विल टेल यू लेटर ऑन, ठीक है। फोर्थ वाला जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है, वो ऑनर्स में ज्यादा आता है। हमें जो पहले मिला, ये जो हमें मिला ये टोटल इंटरेस्ट था, कि पूरा ये जो है ओवरऑल टोटल 60,000 इंटरेस्ट पे कर रहा है, बट जब हम अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट में तो हम हर साल का इंटरेस्ट ड्यू दिखाते हैं ना, फर्स्ट ईयर में इतना इंटरेस्ट ड्यू है, सेकेंड ईयर में इतना इंटरेस्ट ड्यू है, तो हमारे पास इंडिविजुअल ईयर का तो इंटरेस्ट हमें पता ही नहीं है, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें ये करना पड़ा। बिल्कुल मिलेगा बेटा, ऐसे करने से बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो जरूरत ही नहीं है, हमें किस चीज से मतलब है कि हम हर साल कितना इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया, पहले साल में हम 24,000 का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, सेकेंड ईयर में हम 18,000 का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, क्योंकि अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया होता है तो उस केस में भी तो हम वहां पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ही निकाल रहे होते हैं ना, ठीक है। तो हमें तो वहां पर अमाउंट से मतलब है, वो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकालें या वो हम रेशियो मेथड से निकालें, बस हमें इंटरेस्ट अमाउंट निकाल के देना होता है। नो नेगेटिव मार्किंग इन एन एग्जाम। यस, फोर्थ इज द केस व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन। सो अब जो है आपको यहाँ पर क्या होता है, मैंने बताया था कि हायर परचेज सिस्टम में अगर वहां पर डिफॉल्ट इन पेमेंट होता है कि कोई भी कस्टमर जो है अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता, तो उस केस में जो गुड्स है वो रिपोजेस कर लेते हैं। आई एम इरेजिंग दिस, ओके। तो यहाँ पर जो आपको इसमें क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एक तो होता है फुल रिपोजेशन का क्वेश्चन, इस चैप्टर में आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक होता है फुल रिपोजेशन और एक होता है पार्शियल रिपोजेशन। टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, फुल रिपोजेशन और एक होता है पार्शियल रिपोजेशन। तो रिपोजेशन तो वही होता है कि गुड्स वापस लेना, जो गुड्स बेचे थे अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो उनसे गुड्स वापस लेना, उसको हम बोलते हैं रिपोजेशन। तो फुल रिपोजेशन क्या है कि सपोज उसको जितने भी गुड्स बेचे थे, सपोज उसने कोई भी प्लांट का कोई मशीनरी खरीदी थी, उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो उससे मशीनरी वापस ले ली, इसका मतलब जितने एसेट बेचे उतने एसेट वापस ले लिए, तो वो फुल रिपोजेशन होता है, ठीक है। पार्शियल रिपोजेशन कि जितने एसेट बेचे थे उसमें से कुछ वापस ले लिए और कुछ बायर के पास है, कि सपोज वहां पर उसको 4 मशीनरीज बेची थी, उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो 3 मशीनरी वापस ले ली और एक मशीनरी बायर के पास रह गई। दिस इज पार्शियल, कि कुछ वापस ले लेना और कुछ बायर के पास छोड़ देना, उसको पार्शियल रिपोजेशन बोलते हैं। फुल रिपोजेशन जितने गुड्स बेचे थे सारे के सारे गुड्स उससे वापस ले लिए बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपको आता है उसमें बेसिकली आपको अकाउंट्स बनाने के लिए आता है, ठीक है। आपको यहाँ पर बायर की बुक्स में अकाउंट्स बनाने होते हैं और सेलर की बुक्स में अकाउंट्स बनाने होते हैं।
अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ हायर परचेजर, ठीक है, अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर की बोल रहे हैं क्योंकि उसने हायर परचेज सिस्टम पे गुड्स खरीदे, तो दैट्स व्हाई ही इज हायर परचेजर। और एक होता है अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ हायर वेंडर। जो गुड्स बेच रहा होता है वो होता है हायर वेंडर, और जो गुड्स खरीद रहा होता है वो होता है हायर परचेजर। तो आपको इन दोनों की बुक्स में अकाउंट्स बनाने के लिए आते हैं। तो इसकी बुक्स में कौन सा अकाउंट बनेगा? एक अकाउंट बनता है एसेट अकाउंट, जो इसने एसेट खरीदा, एक तो उसका अकाउंट बनता है। दूसरा बनता है हायर वेंडर अकाउंट। तो कई बार आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि कौन से अकाउंट बनाने हैं। कई बार आपको बोलेंगे नेसेसरी अकाउंट बनाओ, तो नेसेसरी अकाउंट भी यही होता है। हायर परचेजर की बुक में ये दो अकाउंट बनेंगे, एसेट अकाउंट और हायर वेंडर अकाउंट। और हायर वेंडर की बुक में कौन सा अकाउंट बनेंगे? एक बनेगा हायर परचेजर अकाउंट और एक बनता है गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। तो आपको इन टोटल क्वेश्चन में 4 अकाउंट बनाने के लिए आते हैं। 2 अकाउंट हायर परचेजर की बुक में, 2 अकाउंट हायर वेंडर की बुक में, ठीक है। कई बार आपसे जर्नल एंट्री पूछ लेते हैं कि हायर वेंडर के तो अकाउंट्स बनाओ, हायर परचेजर की बुक्स में जर्नल एंट्रीज दिखाओ, तो यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको जर्नल एंट्रीज दिखवा रही हूँ। उन जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर वी विल मेक दी अकाउंट्स, ठीक है। बट हमेशा आपको मैक्स टू मैक्स 4 अकाउंट बनाने होंगे, 2 हायर परचेजर की बुक में और 2 हायर वेंडर की बुक में। ये वाले दो अकाउंट इनकी बुक्स में बनाने हैं, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन द जर्नल एंट्रीज। आई होप यू हैव डन विद दिस। जहां तक हमने किया यहां तक सबने कर लिया। तो जर्नल एंट्री शुरू करेंगे। पहले है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। पहले आपको जो जर्नल एंट्री कराई जा रही है इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर कराई जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? इसने एसेट जो है हायर परचेज सिस्टम पे खरीदा है, तो फर्स्ट एंट्री जो होगी गुड्स रिपोजेशन अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी? इसने गुड्स खरीदा है हायर परचेज सिस्टम के बेसिस पर, तो एसेट परचेज की एंट्री होगी। तो क्या एंट्री आती है? वो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। कैश पे खरीदते तो हम क्या करते हैं? एसेट टू कैश, बट ये तो हायर परचेज सिस्टम पे खरीद रहा है, तो इसलिए हमारी फर्स्ट एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। इसमें कैश प्राइस पे हम लेते हैं, जो हमारी यहाँ पर पेमेंट वो हम शो करेंगे, वो हमारी कैश प्राइस, जो भी उसका कैश प्राइस होगा एसेट का, वो यहाँ पर आएगा। सेम डेट पर मैंने बताया था जब वो एसेट खरीदता है, सेम डेट पर वो डाउन पेमेंट करता है, ठीक है। तो वो डाउन पेमेंट की एंट्री आएगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहां पर क्या होगा? डाउन पेमेंट मेड। ये है जब डाउन पेमेंट की जाएगी तो सेकेंड एंट्री ये वाली होगी, ठीक है। अब इसके बाद से उसका इंस्टॉलमेंट सिस्टम शुरू हो जाएगा। यस, उसमें एक, जैसे मैंने बताया ना, हायर परचेजर हायर वेंडर, तो किसी एक की बुक्स में आपको कई बार जर्नल एंट्री पूछ लेते हैं कि एक की बुक में जर्नल एंट्री दिखाओ और एक की बुक्स में अकाउंट बनाओ। तो इट कैन कम, मतलब चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि आता ही है, बट इट कैन कम। नहीं, अब इसमें आपको वो बीइंग वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती, यू कैन सिंपली पास द जर्नल एंट्रीज, फाइन। बाकी इट्स अप टू यू, नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर दैट, उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। पर इसके बाद इंस्टॉलमेंट सिस्टम बन जाएगी तो ईयर एंड आएगा। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करते हैं और फिर उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट होती है। तो यहाँ पर पहले जो है इंटरेस्ट ड्यू होगा,
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर के जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो यहाँ पर आप लिख दोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। इंटरेस्ट ड्यू करने के बाद क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड है। ठीक है, अब क्योंकि हायर परचेजर है, हायर परचेजर ने एसेट खरीदा तो वो अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन भी उन एसेट पे दिखाएगा। जब एसेट यूज करेगा तो वो एसेट डेप्रिशिएट भी होगा, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी आएगी। तो फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट। ठीक है, जो उसने एसेट खरीदा तो हायर परचेजर अपनी बुक में डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट। अब फाइनली ईयर एंड पर जो भी इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन जो उसने सब कैलकुलेट किया था वो क्या करेगा, पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो ये हो जाएगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो क्लोजिंग पे क्या करेगा, जो भी उसने इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन इस साल अपना लगाया है वो फाइनली पीएलएन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ईयर की एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब ये प्रोसेस सेम चलेगा जब तक उसकी इंस्टॉलमेंट चलेगी, प्रोसेस सेम चलेगा। तो ये 4 एंट्री हर साल रिपीट होगी जब तक वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा। दीज एंट्री विल बी रिपीटेड, क्योंकि नेक्स्ट ईयर सीधा फिर अगले साल क्या होगा, पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे होगी, फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होगा अगले साल का, और फिर वो सारा पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एसओएल की बुक्स बेटा आपको ऑनलाइन मिलेंगी, एसओएल की वेबसाइट पे देखो, वहां पर स्टडी मटेरियल पड़ा होगा। आई डोंट थिंक कि वहां पर अब हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड करें। तो ये तो था कि वो इंस्टॉलमेंट अगर पे करे जा रहा है, ठीक है, बट इन केस अगर डिफॉल्ट होता है, पेमेंट नहीं कर पाता, जो भी उसका लाइक उसने इंटरेस्ट तो ड्यू हो जाएगा उस केस में, तो यहाँ पर पेमेंट नहीं होगी। ठीक है, जिस साल डिफॉल्ट इन पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा, तो उस साल जर्नल एंट्री क्या होगी, इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट क्या होगा, थर्ड एंट्री तो सेम आएगी। जिस साल वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा, हम इंटरेस्ट ड्यू तो करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री तो आएगी। फोर्थ एंट्री ये वाली, जब उसको पेमेंट करनी है, इन दैट केस वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो उस केस में क्या होगा, हायर वेंडर अपना एसेट रिपोजेस कर लेगा। तो यहाँ पर रिपोजेशन की एंट्री आएगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू asset on hire purchase account। ठीक है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट। और फिर वहां पर हम प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं कि यहाँ पर जो भी डिफॉल्ट हुआ उससे एसेट जो उसने एक्वायर कर लिया उसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, दैट प्रॉफिट और लॉस वी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। तो यहाँ पर उसका अकाउंट क्लोज कर देते हैं फुल रिपोजिशन के केस में, जब उसका एसेट उसने एक्वायर कर लिया तो यहाँ पर अकाउंट उसका क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये था इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। नाउ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर की बुक्स में क्या एंट्री होगी अब वो हम करेंगे। यहां तक कर लिया सबने? फर्स्ट और सेकंड तो आपकी एक ही बार आएगी, क्योंकि डाउन पेमेंट आपने एसेट तो एक ही बार खरीदा, डाउन पेमेंट तो एक ही बार की,
तो फर्स्ट और सेकंड रिपीट नहीं होती है। रिपीट कहाँ से होती है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 4 एंट्री आपकी रिपीट होती रहती है। और अगर जिस साल इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते हैं तो उस साल फोर्थ एंट्री में तो हम पेमेंट दिखा रहे हैं ना, तो पेमेंट तो होगी नहीं, तो उस केस में क्या होगा, उसका एसेट वहां पर रिपोजेस हो जाएगा। ठीक है, हायर वेंडर जो है उसका एसेट रिपोजेस कर लेगा। डन? ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस हायर वेंडर। ये सारी एंट्रीज अब मैं हटा रही हूं यहां से। हायर वेंडर की बुक में सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी? सेल ऑफ एसेट। उसने हायर परचेजर को जो है एसेट बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट की जगह हायर परचेजर आ जाएगा। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू, एक सेकेंड, बोर्ड क्लीन नहीं हुआ। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू asset on hire purchase account. This is again with cash price. कैश प्राइस पर ही वो सेल दिखाएगा। तो यहाँ पर बैंक, क्योंकि कैश में तो पेमेंट वो खरीद नहीं रहा है, वो क्रेडिट पे खरीद रहा है, तो यहाँ पर हायर परचेज अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट। सेकेंड, फिर वो डाउन पेमेंट रिसीव करेगा, जो उसने हायर परचेजर ने डाउन पेमेंट की है वो रिसीव होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। यहाँ पे फर्स्ट डाउन, जो भी डाउन पेमेंट रिसीव करेगा ये उसकी एंट्री, डाउन पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, दिस इज द सेकेंड एंट्री व्हेन ही विल रिसीव द डाउन पेमेंट। थर्ड एंट्री, वो हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट ड्यू करेगा। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, उस साल का इंटरेस्ट जो है वो ड्यू होगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। फिर वो वहां पर इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। दिस इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी। यस, जब तक आपकी 4 इंस्टॉलमेंट है तो ये आपको 4 बार रिपीट करना पड़ेगा। जितनी भी इंस्टॉलमेंट आपकी पे हो रही है जब तक आपको ये एंट्रीज रिपीट करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गई। अब यहाँ पर क्योंकि ये तो सेलर है, इसको डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं करना, तो इसने जो इंटरेस्ट रिसीव किया बस वो इंटरेस्ट वो अपने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है दैट इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनकम है ना इसकी, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। जो इसने इंटरेस्ट रिसीव किया वो उसका P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इसके केस में ये 3 एंट्री रिपीट होंगी। दीज 3 एंट्रीज विल बी रिपीटेड। अब यहाँ पर अगर जो है उसने एसेट रिपोजेस कर लिया तो हायर वेंडर की बुक में भी तो एंट्री होगी अगर वो गुड्स रिपोजेस कर रहा है। तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट उसका जब तक नॉर्मल चल रहा है जब तक तो इसकी ये 3 एंट्री रिपीट होती रहेंगी हर साल।
बट जिस साल डिफॉल्ट हुआ, जिस साल इसने इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं की, इसने गुड्स को रिपोजेस कर लिया, तो ये क्या एंट्री करेगा? गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। जब वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा, हायर वेंडर गुड्स को रिपोजेस कर लेगा, हायर वेंडर तो डेप्रिसिएशन तो जो एसेट यूज कर रहा है डेप्रिसिएशन तो वो लगाएगा ना, ठीक है। ये इसने तो एसेट बेचा, इसके पास एसेट है, तो डेप्रिसिएशन तो वो लगाएगा जिसके पास एसेट है। तो वेंडर के पास एसेट तो है नहीं, इसलिए ये डेप्रिसिएशन नहीं लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो गुड्स रिपोजेस करेगा तो गुड रिपोजेशन की क्या एंट्री होगी? गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर उसने गुड्स रिपोजेस कर लिया और फिर वो आगे इसको बेच देता है। जो इसने सपोज यहाँ पर उसने एक मशीनरी थी, मशीनरी उसने रिपोजेस कर ली, तो ये एंट्री यहाँ पर हो गई, ठीक है। फिर अगर उसको उस मशीनरी को बेचा है तो उसके ऊपर कुछ रिपेयरिंग करा रहा होगा, तो यहाँ पर एंट्री आएगी गुड्स repossessed account debit to बैंक और कैश अकाउंट। ये है रिपेयरिंग ऑफ एसेट रिपोजेस्ड। कई बार क्वेश्चन में बताएंगे कि जो वेंडर था जब उसने एसेट रिपोजेस किया तो उसके बाद उसके ऊपर कुछ रिपेयर करा के और उसको उसने आगे बेच दिया, ठीक है। तो जब वो रिपेयर कराएगा तो ये रिपेयर कराने की एंट्री, P&L भी रिपीट होगा, जितनी बार इंटरेस्ट रिसीव करेगा उतनी बार वो P&L में उसको हर साल ट्रांसफर करेगा। क्या डाउट है बेटा आपका? आई हैव मिस्ड योर डाउट। क्या डाउट है आपका अंकित? रिपोजेशन मीन्स होता है कि उससे पोजेशन वापस ले लेना। जो आपने हायर परचेजर को जो एसेट बेचा था, पोजेशन मतलब उसको देना, उसके पास उसकी कस्टडी चली गई, तो जब उसकी कस्टडी से आप उसको वापस अपनी कस्टडी में ले आओगे एसेट को, तो दैट इज नोन एज रिपोजेशन। डन। तो ये था कि जो एसेट रिपोजेस किया उसको रिपेयर कराया और फिर उसको आगे बेच दिया, तो बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। तो ये जो गुड्स रिपोजेस किया था उसको आगे जब बेच देंगे तो ये सेल की एंट्री है, गुड्स बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। सेल ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड, ये एंट्री किसकी है? सेल ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड की। और उसमें फिर आप देखोगे कोई प्रॉफिट या लॉस अगर हो रहा है कि सपोज आपने गुड्स रिपोजेस किया था 10,000 का, उस पे 3,000 की रिपेयरिंग लगा दी, तो आपके एसेट की वैल्यू हुई 13,000 और आपने 15,000 में बेचा तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? P&L अकाउंट में। अरे भाई एग्जाम का मुझे नहीं पता, आई हैव रिपीटेड मेनी टाइम, आई डोंट नो अबाउट योर एग्जाम, आई हैव नो आइडिया अबाउट योर एग्जाम। डिलीट तो एज सच नहीं है बेटा, मेरे हिसाब से तो कोई टॉपिक डिलीट नहीं है, जो लेटेस्ट सिलेबस है उसको फॉलो करो। थर्ड पॉइंट में इंटरेस्ट लिखा है, हाँ तो वो इंटरेस्ट पहले ड्यू हुआ और यहाँ पर फिर उसकी पेमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गई, और यहाँ इसी इंस्टॉलमेंट में तो इंटरेस्ट अमाउंट भी इंक्लूडेड होगा ना, जो ये इंटरेस्ट यहाँ ड्यू किया, तो जब वो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट रिसीव कर रहा है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, तो यहाँ पर उसने वो इंटरेस्ट रिसीव कर लिया और वो जो इंटरेस्ट इसने रिसीव किया वो फिर इसने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये है एंट्री। यस, दोनों केसेस में P&L अकाउंट रिपीट होगा। Only SQL study material will not be enough. You have to refer some other content also. लास्ट एंट्री में डेप्रिसिएशन क्यों आया? कौन सा डेप्रिसिएशन आया? कहाँ आया डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन तो हायर परचेजर दिखाएगा ना। अब एसेट जिसके पास होगा वो उस पर डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेगा ही ना। ये तो जैसे आप अभी डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ के आए हो, अब जिसने मशीनरी खरीदी है
ठीक है, उसमें आपको ये तो नहीं बताया कि कैश पे खरीदी है, हम जनरली कैश पे मानते हैं। तो वो जो भी जिसके पास भी एसेट होगा तो वो हर साल डेप्रिशिएट तो होगा ना, एसेट खरीदेगा फिर उसको यूज करना शुरू करेगा, और यूज करेगा तो वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा, तो वो डेप्रिसिएशन तो हर साल चार्ज करेगा ही ना। तो हायर परचेजर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, हायर वेंडर के पास तो एसेट है ही नहीं, उसने तो बेच दिया, तो वो डेप्रिसिएशन नहीं लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो आपका P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे आ जाएगा गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ये है प्रॉफिट ऑन सेल, या फिर P&L अकाउंट डेबिट टू गुड्स repossessed account, this is loss on sale। तो अगर जो भी प्रॉफिट या लॉस आपका रिपोजेशन के गुड्स को बेचने पर आ रहा है वो आप अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। डिफॉल्ट के केस में इंटरेस्ट तो ड्यू होगा, क्योंकि उस साल का इंटरेस्ट तो ड्यू करेंगे, बट उसकी जो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं ये नहीं करेंगे। तो डिफॉल्ट के केस में ये वाली एंट्री तो आएगी, थर्ड एंट्री के बाद आपकी रिपोजेशन की एंट्री आएगी, ये वाली फिर एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ये रिसीव ही नहीं हो रहा। ठीक है, आफ्टर थर्ड एंट्री यू विल स्टार्ट रिपोजेशन अकाउंट। हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। ठीक है, जब भी आप इंस्टॉलमेंट रिसीव करोगे तो आपका इंस्टॉलमेंट में हमेशा इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूडेड होगा। इन केस ऑफ डिफॉल्ट फोर्थ एंड फिफ्थ एंट्री नहीं होगी, फर्स्ट टू एंट्रीज तो एक ही बार होती है, फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक बार होगी, रिपीट आपकी 3 एंट्रीज होंगी, और जिस साल डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट में पहले आप थर्ड एंट्री तो करोगे, थर्ड एंट्री के बाद फिर आप रिपोजेशन की एंट्री करोगे। दिस इज एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट, वो एसेट बेच रहा है इसलिए अभी लिखा है क्योंकि तब जब वो एसेट बेच रहा है, जब तो एसेट उसी के पास था ना, उस एसेट को वो हायर परचेजर को बेच रहा है, तो सिर्फ मैंने यहीं पर एसेट लिखा है क्योंकि दिस ही इज सेलिंग टू दिस हायर परचेजर, वो एसेट को हायर परचेजर को बेच रहा है इसलिए एसेट लिखा है वहां पर। चैप्टर कौन सा है? दिस इज हायर परचेज सिस्टम, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज सिस्टम। So these are all the journal entries. So I think time is up. It's already 12:05. I cannot start with a question. So in the next class I will start with the question. ठीक है, इसमें आपको जो मैंने आपको बताया 2 टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, या तो फुल रिपोजेशन का या आपका पार्शियल रिपोजेशन का क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 100% आएगा, तो या तो वो आपका फुल रिपोजेशन आता है या आपका पार्शियल, मैक्सिमम टाइम तो पार्शियल आता है बट कभी कभी फुल भी आ जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फाइन।